नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा एकेडमी पर स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन एवं सत्यापन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी अंकेक्षक की नियुक्ति, उसकी पात्रता, योग्यताएं, अयोग्यताएं, अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति, अंकेक्षक का निष्कासन, त्यागपत्र, उसका पारिश्रमिक, अंकेक्षण की सीमाएं, अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, अंकेक्षक द्वारा न प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उसके द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर, अंकेक्षकों की कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होना तथा उल्लंघन करने पर क्या क्या सजा दी जाएगी, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सेक्शंस के बारे में बता रखा है। तो आपको जो मैं सेक्शंस बता रहा हूँ, हम अभी बोलेंगे, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि एग्ज़ाम में 1 या 2-3 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है कि सेक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ कंपनीज, यानी सेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी धारा 138 किससे संबंधित है? यानी धारा 138 आंतरिक अंकेक्षक से संबंधित है। बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है। अगला है 139 अंकेक्षकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट से संबंधित है। 140 अंकेक्षकों को हटाया जाना, त्यागपत्र और विशेष सूचना का देना के संबंध में है। 141 अंकेक्षकों की पात्रता, योग्यताएं, अयोग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में है। 142 अंकेक्षकों का रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, यानी धारा 142 के अंतर्गत अंकेक्षक का पारिश्रमिक तय किया जाता है। अगली है 143 सेक्शन है अंकेक्षकों के राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज और उनके स्टैंडर्ड्स। अगला है 144 अंकेक्षकों द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाओं की मनाही, यानी अंकेक्षक द्वारा कुछ सेवाएं नहीं दी जाती है। दोस्तों, ये सेक्शंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से इनको रट लेना है, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगले सेक्शन की बात करते हैं 145 145 अंकेक्षकों के अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना, यानी धारा 145 के अंतर्गत ऑडिटर द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उस पर साइन के रिगार्डिंग है। अगली है 146 ऑडिटर द्वारा साधारण सभा में उपस्थित होने के बारे में बताया गया है। 147 में उल्लंघन करने पर दंड की सजा के प्रावधान के बारे में बताया गया है। 148 है कुछ कंपनियों की दशा में केंद्र सरकार द्वारा लागत के मदों का अंकेक्षण निर्दिष्ट किया जाता है, यानी धारा 148 के अंतर्गत कॉस्ट लागत का अंकेक्षण किया जाता है। याद रखना, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना 148 वाला। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, यानी अंकेक्षण नियम 2014 के बारे में। देखिए साथियों, केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम 2013 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के साधारण नियम और प्रारूप नियम 1956 है, या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोभ किया गया है, जो निम्नलिखित नियम बनाती है, जो कि 14 अक्टूबर 14 से प्रभावी हो गए हैं। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम 2014 है। अब इन नियमों के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला है लेखा परीक्षकों यानी ऑडिटर के चयन और नियुक्ति की रीति और प्रक्रिया क्या क्या होती है, यानी ऑडिटर का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी कंपनी की दशा में जिसके लिए धारा 177 के अधीन लेखा परीक्षा समिति गठन करना अपेक्षित है, वहाँ समिति, और उस दशा में जहाँ ऐसी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है,
वहाँ बोर्ड लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचारणीय किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति या फर्म की अर्हताओं और अनुभव पर विचार करेगा तथा यह देखेगा कि क्या ऐसी अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन और अनुभव कंपनी के आकार और अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं। यानी ऑडिटरों का चयन करने के लिए और नियुक्ति करने के लिए सबसे पहले बोर्ड द्वारा यह देखा जाएगा कि उक्त ऑडिटर के में क्वालिफिकेशंस अनुभव है या नहीं है, कंपनी की अपेक्षाओं और गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं है। अगला है नियुक्ति की शर्तें यानी अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या है और रजिस्ट्रार को सूचना देना। यानी यथास्थिति व्यक्ति या फर्म नियुक्ति का पात्र है और इस अधिनियम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं है। ठीक है, यानी आईसीआई द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगला है प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के अधीन उपबंधित शर्तों के अनुसार है। प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के प्राधिकार से या उसके अधीन अधिकतित सीमाओं के भीतर है। अगला है कंपनियों के वर्ग के बारे में, यानी ऑडिट किस किस में की जाती है, जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा। यानी 10 करोड़ या उससे अधिक की पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी वाली सभी सूचीबद्ध अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों के लिए। दोस्तों याद रखना, 20 करोड़ या उससे अधिक की पेड अप यानी प्रदत्त पूंजी वाली सभी निजी कंपनियां, यानी 10 करोड़ या उससे अधिक की पेड अप की वाली जो सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां होती है उनमें होती है, तो 20 करोड़ या उनसे अधिक की जो निजी कंपनियां होती है उनमें ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षकों की पदावधि समाप्त होने के पश्चात उनके चक्रानुक्रम की वृद्धि। यानी लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को व्यक्तिगत लेखा परीक्षक या किसी लेखा परीक्षक फर्म जो ऐसे पदाधिकारी की पदावधि समाप्त होने पर पदधारी लेखा परीक्षक का स्थान ले सकेगा के नाम की सिफारिश करेगा। यानी जो पदानुक्रम में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से लेखा परीक्षकों की अवधि समाप्त होने पर नए ऑडिटर का स्थान लिया जाएगा। अब बात करते हैं पदावधि समाप्त होने से पहले किसी लेखा परीक्षक को हटाया जाना, यानी जिसका कार्यकाल समाप्ति से पहले ही किसी लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर को हटाए जाने की क्या प्रोविजन है। देखिए, लेखा परीक्षक को हटाए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को आवेदन प्रारूप संख्या एडीटी यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 2 में किया जाएगा और इन आवेदन के साथ साथ कंपनी में पंजीकरण कार्यालय और फीस नियम 2014 के अधीन इस प्रयोजन के लिए यथा उपबंधित फीस संलग्न होगी। यानी पद अवधि समाप्त होने से पहले यदि किसी ऑडिटर को हटाया जाना हो तो सर्वप्रथम केंद्र सरकार को प्रारूप संख्या एडीटी 2 में आवेदन करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे फीस भी संलग्न करनी होगी। अगला है केंद्रीय सरकार को आवेदन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प करने के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार को आवेदन कब किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार को आवेदन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के 30 दिनों के भीतर किया जाना होगा। अगला है कंपनी केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर, यानी केंद्रीय कंपनी द्वारा आवेदन किया जाता है, उसके पश्चात केंद्र सरकार का अनुमोदन यानी अप्रूवल प्राप्त होने के 60 डेज के भीतर विशेष संकल्प पारित करने हेतु साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेखा परीक्षक का त्याग पत्र यानी ऑडिटर का त्याग पत्र। धारा 140 की उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए कोई लेखा परीक्षक किसी कंपनी से त्याग पत्र दे देता है तो वह प्रारूप संख्या एडीटी 3 में एक विवरण फाइल करेगा। यानी त्यागपत्र देने पर एडीटी 3 नामक प्रारूप फॉर्म होता है, उसमें उसको अपना विवरण फाइल करना होगा। अब बात करते हैं साथियों, केवल संबंधित भागीदारों पर व्यागत होने का दायित्व है। यानी किसी लेखा परीक्षा फर्म के आपराधिक दायित्व की दशा में जुर्माने से भिन्न अन्य दायित्व केवल ऐसे संबंधित भागीदार या भागीदारों का होगा जिन्होंने कपटपूर्ण रीति से कार्य किया है या उसका दुष्प्रेरण किया है या किसी कपट में संलिप्त है। अब बात करते हैं लेखा परीक्षक की निहरता यानी उसकी अयोग्यताएं क्या होती है। देखिए, कोई भी लेखा परीक्षक का कोई संबंधित कंपनी में 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां धारण नहीं कर सकेगा। इसमें एक कंडीशन होती है, याद रखना है
कि जो ऑडिटर द्वारा जिस कंपनी की ऑडिट की जाएगी, अगर उसमें कोई भी लेखा परीक्षक का संबंधी यानी रिश्तेदार यदि अगर कंपनी में 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य की सिक्योरिटीज धारण कर रहा है तो वह ऑडिटर उस कंपनी में ऑडिट का कार्य नहीं कर सकता है। अगला है लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय। देखिए, लेखा ऑडिटर की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले कौन कौन से विषय होते हैं। यानी क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का यदि कोई हो अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया है। क्या कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के अंतरण में कोई विलंब हुआ है। इन चीज़ों को ऑडिटर द्वारा अन्य विषय के रूप में देखा जाता है। यानी निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ये एक तरीके से CSR बोला जाता है। CSR के अंतर्गत ये पैसा दिया जाता है। अब बात करते हैं शाखा एवं शाखा लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के संदर्भ में कंपनी के लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ पावर्स। इस शाखा लेखा परीक्षक कंपनी के लेखा परीक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, यानी वो अपनी रिपोर्ट उस लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा। अगला है इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो साथियों, यानी अंकेक्षण समिति संबंधी प्रावधान, यानी अंकेक्षण कमेटी किस प्रकार से बनाई जाती है ये देखना है। यानी जो कंडीशन नीचे दे रखी है अगर उन शर्तों का पालन करेगी तो वही कमेटी का गठन कर पाएगा। देखिए, सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनकी पेड-अप कैपिटल यानी प्रत्यक्ष पूंजी 10 करोड़ या उससे अधिक हो, यानी जिस सार्वजनिक कंपनी की पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे अधिक है तो उसको अंकेक्षण समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। या सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर यानी वार्षिक विक्रय 100 करोड़ या अधिक हो, यानी सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ या अधिक हो उनको अंकेक्षण समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। अगला है सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनके कुल अदत्त ऋण यानी उनके कुल बकाया ऋण, उधारें या ऋण पत्र, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे अधिक हो, यानी सभी सार्वजनिक कंपनियां जिनके कुल बकाया ऋण, उधारें, ऋण पत्र या जमाएं 50 करोड़ या उससे अधिक हो उनको निश्चित रूप से अंकेक्षण समिति यानी ऑडिट कमेटी का गठन करना अनिवार्य होगा। ये 3 कंडीशन है, आपको अच्छी तरह से कंडीशन को याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है कि ऑडिट समिति का गठन किन प्रावधानों के तहत होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक की नियुक्ति किस तरीके से किस प्रकार से होती है। देखिए, कंपनी एक्ट यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत, यानी सेक्शन कौन सा 139 के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। दोस्तों याद रखना, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत होती है, यानी धारा 139 139 के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति होती है। नियुक्ति का कार्य प्राय 2 तरह से होता है। पहला होता है प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति और दूसरा है आगामी अंकेक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम अंकेक्षक किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम अंकेक्षक को हटाने के पश्चात आगामी अंकेक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, इसका अपन विस्तार से समझेंगे। देखिए, वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 139 के तहत, अभी हमने चर्चा की थी कि ऑडिटर की नियुक्ति धारा 139 के तहत की जाती है। दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं प्रथम अंकेक्षक, यानी जो कंपनी की स्थापना के पश्चात जो ऑडिट का कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत जो अंकेक्षक नियुक्त होता है सर्वप्रथम उसे प्रथम अंकेक्षक कहते हैं। देखिए साथियों, जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम सार्वजनिक कंपनी के बारे में। यानी सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत धारा 139(6) के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की जाती है। फिर बात करते हैं अगले, संचालक मंडल द्वारा कंपनी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर, यानी प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति सार्वजनिक कंपनी में संचालक मंडल द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के विधिन
30 डेज के अंतर्गत नियुक्ति करना अनिवार्य होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले, अगर किन्हीं कारणों से नियुक्ति नहीं हो पाती है, यानी असफलता की स्थिति में विशेष साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पंजीकरण के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। यानी असफलता की स्थिति में विशेष साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पंजीकरण के 90 डेज के भीतर नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। अगला है, नियुक्ति प्राय अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक बना रहता है। यानी प्रथम, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। तो दोस्तों, प्रथम अंकेक्षक का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक रहेगा। ये आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी के बारे में, अंकेक्षक की नियुक्ति। तो सरकारी कंपनी के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति, यानी सरकारी कंपनी की धारा 245, यानी सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 क्लोज 45 में परिभाषित किया गया है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है सरकारी कंपनी की किस धारा के तहत परिभाषा दी गई है, तो धारा 245 के अंतर्गत दी गई है। अब सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 139(7) के अंतर्गत होती है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, देखिए दोस्तों, यानी सार्वजनिक कंपनी की अपने बात कर ली, बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। यानी गवर्नमेंट कंपनी की नियुक्ति भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर, यानी सरकारी कंपनी की दशा में CAG द्वारा पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। अगर इन दिनों में नहीं हो पाती है तो असफलता की स्थिति में संचालक मंडल द्वारा 60 दिनों के पश्चात आगामी 30 दिनों के भीतर यदि यहाँ भी असफल रहे तो आगामी 60 दिनों में विशेष साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करके अंकेक्षक की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब अगली बात है, नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें वैसा था, नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा जो अगले वर्ष होगी की सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। ठीक है, ये हो गए सरकारी कंपनी। आपने सरकारी कंपनी की बात कर ली तो सार्वजनिक कंपनी करनी। अब बात करते हैं, ये तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में हो गया। अब बात करते हैं आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, यानी जो आगामी अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति तथा पुनर्नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए, सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत धारा 139(1) में अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति के बारे में बताया गया है ना। अब इनकी नियुक्ति के बारे में साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा की जाएगी। अगर उनमें नहीं होती है तो कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा से 6ठी वार्षिक साधारण सभा तक होगा, कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर होगा। और सहकारी कंपनी, देखिए सरकारी और सहकारी कंपनी की दशा में धारा 245 में परिभाषित है और धारा 139(5) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति भारत के CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्षा आरंभ के 180 दिनों के भीतर यानी 6 महीनों के भीतर इनकी पुनर्नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा, यानी इसका कार्यकाल आगामी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, अब बात कर, आपके समझ में आ गया होगा कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कब की जाती है, सार्वजनिक दशा में कैसे की जाती है, सरकारी कंपनी की दशा में कैसे की जाती है, पुनर्नियुक्ति कैसे होती है, ये किस सेक्शन के तहत की जाती है, कितने दिनों में होती है, कौन करता है, असफल होने पर कितने दिनों में की जाती है, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये हमने वर्णन पढ़ लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु आवश्यक पात्रता, योग्यताएं एवं अयोग्यताएं
धारा 141 के तहत। यानी दोस्तों अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु आवश्यक पात्रता क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अयोग्यता क्या है, उसका हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु सर्वप्रथम उस व्यक्ति को सीए होना चाहिए, यानी ICAI दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अगर अगला है, अगर कोई सीमित दायित्व है वाली साझेदारी फर्म के साझेदारों में से कोई साझेदार हो, सीए हो, यानी सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म के साझेदारों में से कोई साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ये योग्यताएं ऑडिटर बनने हेतु होना अति आवश्यक है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्ति एक कंपनी के अंकेक्षक नियुक्त होने की पात्रता नहीं रखते हैं। ये तो इसकी क्वालिफिकेशन। अब यह है डिसक्वालिफिकेशन, यानी निम्न व्यक्ति एक कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता है, इन पात्रता नहीं रखते हैं। देखिए, यानी ऑडिटर कौन नहीं बन सकता है कंपनी के अंतर्गत, यानी कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, चाहे भले ही वो सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन कंपनी का अधिकारी व कर्मचारी ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि वह उसी संस्था में कार्य करता है, उसी का अधिकारी, कंपनी का अधिकारी कर्मचारी है। तो ये रूल्स बना रखे हैं कि संबंधित संस्था का अधिकारी कर्मचारी चाहे योग्यता रखता हो, लेकिन वो ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला है, उसका रिश्तेदार या साझेदार हो, उसका रिश्तेदार संबंधी, उसको भी ऑडिट के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अगला इंपॉर्टेंट है, रिश्तेदार के पास प्रतिभूति राशि। अगर जो ऑडिटर उस कंपनी के अंतर्गत ऑडिट करने जा रहा है, अगर उसके रिश्तेदार की प्रतिभूति राशि 1000 रुपये या उससे अधिक उस कंपनी में लगी हुई है, तो वो ऑडिट का कार्य नहीं कर सकता है। अगला है, कंपनी के ऋणों के विरुद्ध गारंटी देने वाला, यानी कंपनी के ऋणों के विरुद्ध गारंटी देने वाला हो। अब बात करते हैं अगली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति धारा 139, यानी अंकेक्षक की अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी सेक्शन 139 के बारे में। देखिए, प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा, यानी प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में किसी व्यक्ति अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी, जो इस पद पर इस सभा की समाप्ति से छठी वार्षिक सभा के अंत तक बने रहेंगे, यानी 5 साल तक बने रहेंगे। और इसके पश्चात प्रत्येक छठी साधारण सभा की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अंकेक्षकों का चयन निर्धारित रीति एवं प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। वह शर्त है कि कंपनी द्वारा इस नियुक्ति से संबंधित विषय को कंपनी के सदस्यों के अनुसमर्थन हेतु प्रत्येक वार्षिक सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस हेतु अंकेक्षक से सहमति प्रमाण पत्र लिखित में प्राप्त करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, कोई भी सूचन कंपनी यानी रजिस्टर्ड कंपनी अथवा इस वर्ग या वर्गों से संबंधित कंपनियां निम्नलिखित को नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं देगी। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सूचीबद्ध रजिस्टर्ड कंपनी या इस वर्ग या वर्गों से संबंधित कंपनियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्नियुक्ति नहीं देगी। यानी क्या क्या है देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त किया गया है, एक अंकेक्षण फर्म को अंकेक्षक के रूप में निरंतर 5 वर्षों की 2 अवधियों के लिए, यानी एक व्यक्ति एक कंपनी के अंतर्गत ऑडिट 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं कर सकता है, तथा यदि कोई फर्म है, यदि अंकेक्षण फर्म है, तो उसको निरंतर 5 वर्षों की 2 अवधियों के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है, इससे अधिक के लिए नहीं। अब अगला है, अंकेक्षक का निष्कासन तथा पदत्याग, मतलब उसका निलंबन और उसका पदत्याग। यह है धारा 140 के अंतर्गत, यानी अंकेक्षक का निष्कासन तथा पदत्याग धारा 140 के अंतर्गत आता है। देखिए, अंकेक्षक जो धारा 139 यानी 139 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो, उसे उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कंपनी द्वारा धारा 140 के तहत विशेष प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, यानी विशेष प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है।
परंतु इसका अनुमोदन केंद्र सरकार से पहले ही निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करना चाहिए। यानी धारा 140 के तहत विशेष प्रस्ताव पास करके तभी उठाया जाएगा उससे, क्योंकि उसका अनुमोदन केंद्र सरकार को पहले ही निर्धारित प्रारूप में भेजना होगा, तब ही अंकेक्षक को निष्कासित किया जा सकता है केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात। अगला है अंकेक्षक जिसे कंपनी से पदत्याग किया है उसे इस्तीफा देने के, यानी जिस अंकेक्षक ने कंपनी से पदत्याग दिया है उसे अपना इस्तीफा देने के 30 डेज के भीतर निर्धारित प्रपत्र में कंपनी तथा रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्र फाइल करना होगा। तो धारा 139 क्लॉज 5 में वाणिज्यिक कंपनियों के संबंध में अंकेक्षक को ऐसा विवरण पत्र भारत के सीएजी यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक के पास भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसे कारणों व तथ्यों का उल्लेख करना होगा जो उसके पदत्याग के संबंध में है। यानी जो अंकेक्षक पदत्याग करता है उसे अपने इस्तीफे देने के 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास विवरण पत्र फाइल करेगा तथा उसमें वो विवरण पत्र भारत के सीएजी के पास प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसे अपने त्याग पत्र के बारे में विस्तृत रूप से लिखना होगा कि त्याग पत्र किस रीजन से, किस विषय में, किस संबंध में दिया गया है। अब बात करते हैं धारा 142 की अंकेक्षकों का पारिश्रमिक, यानी अंकेक्षकों का रिम्यूनरेशन धारा 142 के अंतर्गत आता है। अब देखिए कैसे रिम्यूनरेशन दिया जाता है। कंपनी के अंकेक्षकों का पारिश्रमिक वार्षिक साधारण सभा में, यानी कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में या अन्य किसी निर्धारित रीति से निश्चित किया जाएगा, परंतु प्रथम अंकेक्षकों का पारिश्रमिक संचालक मंडल द्वारा निश्चित किया जाएगा। यानी प्रथम अंकेक्षकों का पारिश्रमिक तो संचालक मंडल द्वारा निश्चित किया जाएगा, जिससे उन्हें नियुक्ति दी है, यानी उनको संचालक मंडल नियुक्ति है तो प्रथम पारिश्रमिक का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाएगा। अगला है उपधारा फर्स्ट के अंतर्गत पारिश्रमिक में अंकेक्षक द्वारा कंपनी के अंकेक्षण के लिए तथा उसे प्रस्तुत सुविधाओं के लिए किए गए व्ययों को सम्मिलित करते हैं, परंतु उस पारिश्रमिक को सम्मिलित नहीं करते हैं जो उसे कंपनी के संचालकों के आग्रह के फलस्वरूप प्रदान की गई सेवाओं हेतु प्राप्त हुआ है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, आपके बारे में आने की पूरी चांसेज है कि अंकेक्षण की संख्या पर सीमा क्या है, यानी एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। यानी एक अंकेक्षक अधिकतम 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार आया था। ठीक है साथियों, याद रखना, एक अंकेक्षक अधिकतम 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर सकता है। अब अगला है कंपनी अंकेक्षक के राइट्स, यानी कंपनी अंकेक्षक के अधिकार धारा 143 के अंतर्गत होते हैं। क्या क्या अधिकार होते हैं इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, ये कंपनी के प्रत्येक अंकेक्षक को कंपनी की पुस्तकें, लेखों तथा प्रमाणकों तक हर समय पहुंचने का अधिकार है। यानी कंपनी के ऑडिटर को कंपनी की जो लेखा बही खाताएं होती है, पुस्तकें होती है, अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, वो उनको अपनी व्यवस्था के हिसाब से या अधिकार के हिसाब से किसी भी समय उन तक पहुंचने का अधिकार रखता है। यानी वो सब चीज़ें उसके अंडर में रहती है, तो चाहे उन्हें कंपनी के रजिस्टर कार्यालय में रखा गया हो अथवा अन्य स्थान पर, एवं उसे कंपनी अधिकारियों से ऐसी सूचनाएं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है जिन्हें वह अपने अंकेक्षण संबंधी कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक समझता है। यानी ऑडिटर को यह अधिकार होता है कि वह हर समय, चाहे वो उसका स्थानीय कार्यालय हो, चाहे रजिस्टर कार्यालय हो, कहीं पर भी पुस्तकें मंगवा सकता है और आवश्यक सूचना कंपनी के प्रबंधकों से मांग सकता है। ये ऑडिटर को पावर्स होता है। अगला है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंकेक्षकों के कर्तव्य धारा 143, यानी उपरोक्त राइट्स हो गए। अब बात करते हैं ड्यूटीज की, यानी सेक्शन 143 के अंतर्गत अंकेक्षकों के कर्तव्य आते हैं धारा 143 के अंदर। अब क्या क्या राइट्स है देखिए, ड्यूटीज क्या है। पहला है अंकेक्षक का लगभग सभी तथ्यों के बारे में पूछताछ करने का कर्तव्य होता है। अगला अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का कर्तव्य ड्यूटी होती है। अंकेक्षण मानकों का अनुपालन करना होता है, यानी अंकेक्षण मानकों के अनुसार ऑडिट का कार्य किया गया है या नहीं किया गया, उसके साथ जांच की गई है नहीं की गई है।
रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का कर्तव्य होता है। अगर रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अंकेक्षण रिपोर्ट समय पर देने का कर्तव्य होते हैं। कपटों को रिपोर्टिंग करने का कर्तव्य होता है कि जो कपट आया उसका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई विषय पर रिपोर्ट करने का कर्तव्य, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अलग से गाइडलाइन जारी कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करने का कर्तव्य होता है। मर्यादित और नकारात्मक रिपोर्ट में कारण का वर्णन करने का कर्तव्य है। ये यदि सही रिपोर्ट दी गई है तो कोई इशू नहीं है, और यदि नकारात्मक अमर्यादित रिपोर्ट दी गई है तो उसमें कारणों सहित वर्णन करने का कर्तव्य होता है। ऑडिटर को इन चीज़ों के बारे में वर्णन करना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं साथियों विभिन्न न्यायालयों में, दोस्तों याद रखना इम्पोर्टेंट है, विभिन्न न्यायालयों में निर्णयों के आधार पर कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य, यानी ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जा सकती है। यानी अंकेक्षक के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। न्यायालय ने केस का अध्ययन करने के पश्चात आदेश दिए कि ऑडिटर को किस किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए इनका वर्णन करते हैं अपन। पहला तो है उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग करना चाहिए, यानी अंकेक्षक को सर्वप्रथम उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। यह निर्णय किंगस्टन कोटल मिल्स केस एवं लंदन एंड जनरल बैंक केस में दिया गया था। दोस्तों याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगला है अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। यह निर्णय लंदन एंड जनरल बैंक केस में दिया गया था। अगला है अंकेक्षक को शंकाशील नहीं होना चाहिए, यानी उसे किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर शंका सस्पेंस नहीं रखना चाहिए कि उक्त कर्मचारी इस दोष में शामिल है या नहीं है। यह निर्णय किंगस्टन कोटल मिल केस और आर्मिटेज बनाम ब्रेवर केस में दिया गया था। पर्याप्त शुद्धता, यानी अंकेक्षक पर्याप्त शुद्धता के साथ कार्य करेगा। ये निर्णय लीड्स एस्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड बनाम सेफर्ड व लंदन एंड जनरल बैंक केस में दिया गया था। अगला है सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, वह बीमक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अंकेक्षक अपने ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करता है। जो भी रिपोर्ट बनती है मर्यादित अमर्यादित उसका वर्णन वो अपनी रिपोर्ट में करता है, लेकिन एक मानव होने के नाते अंकेक्षक से यह अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि वो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, लेकिन ये 100% शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो वह बीमक नहीं है, यानी उसका कार्य उसको ईमानदारी से ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट देना है, लेकिन वह उस संस्था के अकाउंट्स के बारे में बीमक का कार्य नहीं करता है, यानी वो बीमक नहीं होता है। सत्यता की गारंटी देना कैसा कर्तव्य नहीं है। अगला सलाह देना कैसा कर्तव्य नहीं है, यानी ऑडिटर कंपनी के प्रबंधकों को या कर्मचारियों को सलाह नहीं दे सकता है, यह उसका कर्तव्य नहीं है। अगला है अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना होता है, यानी अंकेक्षक का मूल कर्तव्य सूचना देना है। अंकेक्षक को अपने ऑडिट क्लर्क के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, यानी अंकेक्षक को अपने ऑडिट क्लर्क होता है जो उसके साथ कार्य करता है उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले। अंकेक्षक को नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करना चाहिए। ये अंकेक्षक कर्तव्य बनता है कि नियोक्ता को धोखा देकर कभी भी गलत रूप से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना चाहिए। वैधानिक कर्तव्य कम नहीं किए जा सकते हैं, यानी अंकेक्षक के वैधानिक कर्तव्य जो गाइडलाइन है ICAI की, उसी गाइडलाइंस के अनुसार उसे कार्य करना होगा, तो उसके कर्तव्य किसी प्रकार से कम नहीं किए जा सकते हैं। अगला है अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, यानी शिकारी कुत्ते के समान नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंकेक्षक को जिस तरीके से हम हमारे घरों में रखवाली करने के लिए एक कुत्ता रखते हैं, तो अगर वही कुत्ता घर के सदस्यों को काट लेगा तो फिर उस कुत्ते का रखने का औचित्य क्या है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अंकेक्षक को संस्था की खातों की जांच करने के लिए तथा गबन को पकड़ने के लिए
नियुक्त किया जाता है तो उसका यह कर्तव्य बनता है कि वास्तविक स्थिति से संस्था के प्रबंधकों, निदेशकों या अंशधारियों को अवगत कराएं। तो उसे रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना चाहिए, न कि शिकारी कुत्ते के समान। शंका युक्त होना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। अंकेक्षक को निष्पक्ष या न्यूट्रल होकर कार्य करना चाहिए, शंका या सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। अंकेक्षक विश्वास पात्र कर्मचारियों पर विश्वास कर सकता है। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। उसे केवल गणित संबंधी शुद्धता ही नहीं देखनी चाहिए, यानी संपूर्ण सिद्धांतों को भी देखना चाहिए। जो अकाउंटिंग सिद्धांत है वो सभी चीज़ें देखनी चाहिए कि कोई खर्चा आयगत को पूंजीगत तो नहीं माना गया, पूंजीगत को आयगत तो नहीं माना गया। ये सब चीज़ें ऑडिटर को देखनी चाहिए। अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य करना चाहिए। अंकेक्षक जासूस नहीं है। अंकेक्षक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, लेकिन गली का सदन कुत्ता नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली कुछ सेवाएं। धारा 144 के अंतर्गत दोस्तों याद रखना, धारा क्वेश्चन आ सकता है, धाराओं का निश्चित रूप से आएगा। यानी अंकेक्षक द्वारा उपरोक्त सेवाएं दी जाती है, लेकिन धारा 144 के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं वो प्रदान नहीं कर सकता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें होती है। देखिए दोस्तों, एक तो है अंकेक्षक लेखांकन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का कार्य नहीं करेगा। यानी ये कार्य संस्था में कार्यरत कर्मचारी द्वारा पहले से तैयार रखा जाएगा और ये कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट का कार्य नहीं करेगा, वो अंकेक्षक इंटरनल ऑडिट का कार्य नहीं करेगा। अगला है किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन एवं उससे लागू करना। अगला बीमांकित सेवाएं नहीं करेगा, विनियोजन या बैंकिंग सेवाएं स्वीकार नहीं करेगा, भारी स्रोत वाली वित्तीय सेवाएं स्वीकार नहीं करेगा, प्रबंधक सेवाएं आदि ये कार्य नहीं करेगा। अगला है अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना। दोस्तों याद रखना, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कौन सी धारा के तहत किए जाते हैं? धारा 145, यानी धारा 145 के अंतर्गत। यानी जो व्यष्टि कंपनी का अंकेक्षण नियुक्त किया गया है उसे अंकेक्षक प्रतिवेदन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे अथवा कंपनी के अन्य किसी प्रलेखों पर हस्ताक्षर अथवा प्रमाणित करना होगा, जो धारा 141 उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कंपनी के वित्तीय व्यवहारों अथवा मामलों पर अपनी शर्तें, अवलोकन अथवा टीका टिप्पणियों का उल्लेख अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में करना होगा जो कंपनी के प्रकार्यों पर विपरीत प्रभाव डालती हो, तथा उन्हें कंपनी की साधारण सभा में सदस्यों के समक्ष पढ़कर प्रस्तुत करना होगा तथा जो कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु अनावर्त रहेंगे। यानी अंकेक्षक टिप्पणी का उल्लेख करेगा, प्रकार में विपरीत प्रभाव डालती है तो उन्हें कंपनी साधारण सभा में सदस्यों समक्ष पढ़कर प्रस्तुत करना होगा, तो जो कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु देखे जाने के लिए खुले रखेंगे। अब बात करते हैं अंकेक्षकों को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहना। यानी जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें कंपनी के ऑडिटर्स को उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। देखिए, कंपनी की साधारण सभा से संबंधित समस्त नोटिस एवं अन्य समस्त सूचनाएं कंपनी के अंकेक्षक को प्रेषित करना होगा। कंपनी की साधारण सभा से संबंधित समस्त नोटिस एवं अन्य समस्त सूचनाएं कंपनी के अंकेक्षक को प्रेषित करना होता है। कंपनी के अंकेक्षक को जब तक कि उसे मुक्त नहीं किया गया हो कंपनी की साधारण सभा में स्वयं को अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा। यदि ऑडिटर खुद नहीं आता है तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है जो एक अंकेक्षक की योग्यता रखता हो। अब वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? वो रिप्रेजेंटेटिव वही व्यक्ति होगा जो अंकेक्षक की योग्यता रखता हो, यानी वो भी एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है दोस्तों, उसके उस साधारण सभा में सदस्यों द्वारा सुने जाने का अधिकार होगा। उसे उस साधारण सभा में सदस्यों द्वारा सुने जाने का अधिकार होगा जो वह अपनी व्यवसाय के किसी भाग से संबंध रखता हो। अब बात करते हैं दोस्तों उल्लंघन के लिए सजा। दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसमें मैं बताता हूँ कौन सा आया था। यानी धारा 147 किस संबंध में है? धारा 147 147 उल्लंघन। यदि कोई ऑडिटर द्वारा उल्लंघन किया जाता है या कर्मचारी अधिकारी द्वारा कंपनी के कर्मचारी अधिकारी द्वारा कोई उल्लंघन किया जाता है
नियमों के प्रतिकूल कार्य किया जाता है तो उसको सजा दिया जाना नियमों के तहत बनाए गए हैं, कानून के तहत उनको सजा दी जाती है। अब बात करते हैं, यदि धारा 139 से 146 धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी को 25,000 से लेकर 5 लाख तक दंडित किया जाएगा एवं कंपनी के प्रत्येक अपराधी अफसर को 1 वर्ष के कारावास की सजा या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कोई भी ऑडिटर या कंपनी के कर्मचारी अधिकारी यदि धारा 139 से 146 के तहत उल्लंघन करता है तो कम से कम 25,000 तक मैक्सिमम 5 लाख तक दंडित किया जाएगा एवं प्रत्येक अपराधी अफसर को 1 वर्ष के कारावास की सजा या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं, यदि एक कंपनी के अंकेक्षक द्वारा धारा 139, 143, 144, 145 के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो वह 5,000 से 1 लाख तक दंडनीय होगा। यानी धारा 139, 143, 144, 45 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है यदि कोई ऑडिटर तो उसे 5,000 से लेकर 1 लाख तक का दंड देना होगा। अगला है, यदि अंकेक्षक के द्वारा ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन जानबूझकर या धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, यदि कोई ऑडिटर द्वारा उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन जानबूझकर या धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे 1 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था कि अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है उल्लंघन करने पर, तो 25 लाख। तो यानी उसको 1 वर्ष की सजा जेल दिया जाएगा तथा 1 लाख से लेके 25 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। याद रखना, मैक्सिमम जुर्माना कितना है, 25 लाख। अब अगला है, केंद्र सरकार द्वारा निश्चित कंपनियों के लिए लागत मदों का अंकेक्षण स्पष्ट करना। दोस्तों, मैंने बताया था ना अभी पहले आपको कि धारा 148 के तहत कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। ये क्वेश्चन आने के चांसेज है। धारा 148 के तहत क्या किया जाता है, यानी लागत अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं, इन उद्देश्यों हेतु लागत अंकेक्षण मानकों की अभिव्यक्ति से आशय ऐसे मानकों से हैं जो भारतीय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट संस्था, अब जानते ही होंगे ICAWI क्या होता है, एंड मैं बता देता हूँ कि ICAWI की स्थापना 1959 में की गई थी। यह योग्य लागत लेखाकारों की उनका प्रशिक्षण करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। यानी योग्य लागत लेखाकारों को तैयार करने का कार्य ICAWI करता है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट ICAWI अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भारतीय कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट संस्था जारी किए गए हों तथा यह संस्था ICAWI एक्ट 1959 की धारा 23 के अंतर्गत संस्थापित तथा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो। यानी धारा 148 के अंतर्गत ऑडिटर बनने के लिए उसको ICAWI का सदस्य होना अनिवार्य है। ICAWI का सदस्य, उसको कॉस्ट अकाउंटेंट कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं अंकेक्षक के दायित्व, यानी अंकेक्षक के दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अंकेक्षक की नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है, एक तो समझौते के अंतर्गत होती है, एक विधान के अंतर्गत। यानी मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, एक तो एग्रीमेंट के द्वारा और एक कानून के द्वारा। अब स्वभाव के दृष्टिकोण से किसी दायित्व को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो दायित्व होता है ऑडिटर का वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है दीवानी दायित्व है, यानी सिविल लाइबिलिटीज। दूसरा होता है दोस्तों सापराध दायित्व है, यानी क्रिमिनल दायित्व है। ठीक है, तो ये दायित्व 2 प्रकार के। दीवानी दायित्व के अंतर्गत तो ऑडिटर यदि उल्लंघन करता है तो उसको केवल जुर्माना या दंड का प्रावधान किया जाता है। लेकिन यदि कोई ऑडिटर सापराध यानी क्रिमिनल अपराध करता है तो उसको सजा, दंड के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान इस नियम में किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों,
दीवानी दायित्व में अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है, जिसका उदाहरण जुर्माना, क्षतिपूर्ति एक्सेट्रा। जबकि सापराध दायित्व में अंकेक्षक को जुर्माना, क्षतिपूर्ति अथवा सजा दोनों ही दी जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया है। अब बात करते हैं स्टार्ट के माध्यम से शॉर्ट में क्या कंपनी अंकेक्षक के दायित्व कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो होता है सिविल लाइबिलिटी यानी दीवानी दायित्व है। एक तो होता है पहला नियोक्ता के प्रति। अगर नियोक्ता के प्रति है तो किस तरह से होता है, नियोक्ता के प्रति दायित्व कितने प्रकार का होगा। पहला तो होगा कि लापरवाही के लिए दायित्व है। यदि ऑडिटर को लापरवाही करता है तो उसका दायित्व होगा, उसको जुर्माना देना होगा। दूसरा होता है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व होता है, जो रूल्स के हिसाब से उसने कार्य किया है या नहीं किया है, कर्तव्य भंग किया है तो उसका दायित्व होगा, जुर्माना देना होगा। और तीसरा होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, यानी जो नॉर्म्स बने हुए हैं कंपनी एक्ट 13 का है, उसके अंतर्गत यदि ऑडिटर द्वारा उल्लंघन किया गया है तो उसे जुर्माना तथा सजा का प्रावधान होता है। ये तो नियोक्ता के प्रति हो गया, और एक होता है तीसरे पक्ष के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति होता है दायित्व उसका। ये तो हो गया अपने दीवानी दायित्व है। अब बात करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटीज की। देखिए, एक तो सापराध दायित्व एक कंपनी एक्ट 13 के अंतर्गत होता है क्रिमिनल, और दूसरा होता है भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के तहत होता है। दोस्तों आज हमने विस्तार से कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतया धाराओं के संबंध में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं कि उक्त धारा किस संबंध में है तथा ऑडिटर को सजा या जुर्माना कितना किया जा सकता है, इस संबंध में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो दोस्तों यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैंने ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा अकेडमी को ज्वाइन, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें प्लीज़, तथा साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल आरजे चांदा अकेडमी को आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रतिदिन एग्ज़ाम के बारे में मैं अपडेट करता रहूँगा। वहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अतः दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखें। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्द आने वाली है, भर्ती भी जल्द आने वाली है, तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो दोस्तों मेरा टारगेट ऑडिट को 16 जून तक कंप्लीट करवाने का है, तो मैं 16 जून को ऑडिट कंप्लीट करवा दूंगा आपकी। उसके पश्चात जिसी को भी हैंड राइटिंग जो मैंने हैंड नोट्स बनाए हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने के नगण्य चांसेज हैं। तो आप निश्चिंत होकर मेरे नोट्स लीजिए, मैं आपको नॉमिनल चार्ज पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 16 जून के पश्चात मेरा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपसे कमेंट लूँगा कि मुझे अगली सब्जेक्ट कौन सी पढ़ानी है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। वो सब चीज़ें मैं आपको 2 दिन बाद में बताऊँगा। और अंत में ये कहना चाहूँगा, तैयारी बनाए रखें, घबराएं नहीं, किसी प्रकार की चिंता ना करें। परीक्षा का स्तर कोई कठिन नहीं है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।